नीतू डरते हुए धीरे से अपनी सास कौशल्या जी से कहती है, माँ जी, आज आलू के पराठे बना दूं क्या? गुड्डू को बहुत पसंद है, उसका खाने का मन हो रहा है। बहू की बात सुन कौशल्या जी मुंह बनाकर कहती हैं, पराठे? और घी कहाँ से लाओगी? बहू, ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है। यहाँ हर बूंद गिनकर खर्च होती है। तवे पर सूखा सेक दो, वही काफ़ी है। रोज रोज कुछ ना कुछ चटर पटर खाना है माँ बेटे को। माँ जी, मुझे नहीं चाहिए, बस गुड्डू को चाहिए। उसकी टिफ़िन में कुछ तो ढंग का दे दूँ। 4 बच्चों के सामने टिफ़िन खोलता है। थोड़ा सा घी दे देती तो मैं बस उसी के पराठे बना देती। बाकी सबके लिए तो रोटी बनाऊंगी ही। बहू की बात सुन कौशल्या जी कड़क आवाज़ में बोली, घी खत्म हो गया है। नहीं है, एक बार में समझ में नहीं आती क्या बात तुम्हें? जब तुम्हारा बेटा कमा के लाएगा तब उसके टिफ़िन की सुंदरता बढ़ाना। अभी तो खर्चा ही खर्चा है। थोड़ा जीभ पर कंट्रोल करो। कहते हुए बड़बड़ाते हुए कौशल्या जी चली गई। बेचारी नीतू चुपचाप खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। जब से शादी करके इस घर में आई है, जाने कैसे बंधन में बंध गई है, जहाँ खुद की मर्जी से एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। सास के जाने के बाद नीतू भी गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाने लगी। गजब आदत है इस बुढ़िया की, तंग करके रख दिया है। बहुत कंजूस देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये तो सबकी बाप निकली। ऐसा लग रहा जैसे 100 कंजूस मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुई होंगी। हद होती है कंजूसी की भी। ऐसा लग रहा है जब मरेंगी तो साथ में पैसे लेकर जाएंगी। कौशल्या जी की नज़रें चारों तरफ गिद्ध की तरह घूमती रहती थी कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ खराब तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ बर्बाद तो नहीं हो रहा। नीतू अगर चाहे कि अपने पति से भी कुछ बाहर से खाने पीने का चीज़ मंगा ले या कुछ चुपके से किचन में बना ले, तो जाने कैसे कौशल्या जी को इसकी भनक लग जाती। आँख के साथ साथ नाक भी बड़ी तेज थी, हर चीज़ सूंघ कर पहचान लेती थी। एक बार तो नीतू ने कौशल्या जी की चोरी से राजीव से घी मंगाया था। अभी वो पराठे सेक ही रही थी कि जाने उसकी महक कैसे पड़ गई कौशल्या जी को। उस घी के पराठे को लेकर घर में इतना बवाल हुआ कि बना बनाया खाना नीतू ने नहीं खाया। कौशल्या जी ने 4 दिन तक नीतू से बातें नहीं की, ये कहते हुए कि ये मेरी चोरी घर में सामान मंगवा के खा रही है, जैसे मैं इसे कुछ खाने को देती ही नहीं हूँ। और तो और कौशल्या जी ने राजीव को भी खूब सुनाया। राजीव भी अपनी माँ की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ था। यहाँ तक कि कौशल्या जी के पति भी कौशल्या जी की हरकतों से परेशान थे। चाह कर भी कौशल्या जी को सुधारना उनके बस की बात नहीं थी। खैर, राजीव और उसके पापा को तो कौशल्या जी की कंजूसी की आदत पड़ गई थी, लेकिन अब बारी थी बेचारी बहू की, नीतू की। इधर कौशल्या जी जब भी बाहर निकलती तो अपने पड़ोसियों से यही कहती कि भाई, जब से मेरी बहू आई है मैंने तो सब चीज़ छोड़ दिया उसके भरोसे। उसका घर है, अब वही संभाले। लेकिन भला पड़ोसी क्या जाने कि कौशल्या जी असल में हैं क्या। हर चीज़ में ताला, हर चीज़ नाप तौल कर। एक बार दिवाली के समय नीतू ने बड़ी ही उम्मीद से कौशल्या जी से बोली, माँ जी, इस बार सोचा है कि अपने लिए एक नई साड़ी और गुड्डू के लिए नए कपड़े ले लूँ। दिवाली पर तो लोग नए कपड़े ही पहनते हैं ना। मैं तो कितनी बार पहनी हुई साड़ी पहन चुकी हूँ। इस बार एक नई साड़ी ले लेती तो। अभी नीतू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कौशल्या जी उसे घूरते हुए देख बोली, बहू, इतनी साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, फिर भी नई साड़ी की क्या ज़रूरत है? पहने हैं तो क्या हुआ, दोबारा नहीं पहन सकती?
लेकिन माँ जी वो साड़ियाँ तो पुरानी हो गई हैं। अच्छा, तुम भी तो पुरानी हो गई हो, तो क्या करूं, इस दिवाली तुम्हें भी बदल दूं? अब बेचारी भला नीतू इस बारे में क्या बोलती, चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है माँ जी, मेरे लिए ना सही, कम से कम गुड्डू के लिए तो कपड़े ले लीजिए, वो तो बच्चा है। देखो बहू, मुझे भी पता है कि गुड्डू के पास कितने कपड़े हैं। जहाँ ध्यान देना है वहाँ ध्यान दो। जाओ, जाकर पूजा की तैयारी करो। कपड़े पहनकर लोगों को दिखाना नहीं है, पूजा विधि से होनी चाहिए। नीतू चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे पता था कि जो अपने पति और बेटे की नहीं सुनती है, वो भला बहू की क्या सुनेगी। नीतू को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मन तो किया कि राजीव को बोलकर बेटे के लिए कपड़े मंगवा ही ले, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसने बिना उनकी परमिशन के कपड़े मंगा लिए तो माँ जी दिवाली में उसका दिवाला निकाल देंगी। रात को जब राजीव घर आया तो नीतू रोते हुए बोली, राजीव, मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा ना, और ना ही कभी माँ जी ने अपने मन से कुछ दिया, लेकिन वो तो गुड्डू के लिए भी मना करने लगी हैं। ये भी नहीं समझती कि वो बच्चा है। नीतू की बात सुन राजीव उदास होकर बोला, नीतू, माँ हमेशा से ऐसी ही हैं। पापा भी उनकी हरकतों से परेशान हो चुके हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। माँ इतना चिल्लाने लगती हैं कुछ भी कहने पर कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। जब वो पापा की नहीं सुनती तो भला मैं क्या हूँ। पति की बात सुन कुछ सोचते हुए नीतू ने कहा, पापा चुप हैं तो क्या हम भी चुप रहें? गुड्डू का बचपन क्या इनके पैसों की तिजोरी में कैद होकर रह जाएगा? नहीं नीतू, जब बात बेटे की है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि पापा बेचारे भी मजबूर हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। बाप को मजबूरी में छोड़कर कैसे चला जाऊँ? एक काम करते हैं, ये माँ की जो बचत करने की आदत है ना, हम उनकी इन्हीं आदत से उन्हें सबक सिखाएंगे। उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि वो जो कर रही हैं बहुत ही गलत कर रही हैं। कहते हुए राजीव ने नीतू से कुछ बातें की। पति की बात सुन नीतू भी मुस्कुरा पड़ी। अगले दिन नीतू सबके सामने कौशल्या जी को खाना परोसते हुए बोली, माँ जी, तेल खत्म हो गया है, नया खरीदने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो आज बस खाने में नमक रोटी ही है। नीतू की बात सुन कौशल्या जी हैरानी से बोली, क्या बहू, ये क्या कह रही हो? और दाल क्यों नहीं बनाई? पैसे बचाने हैं ना माँ जी, आपने ही तो सिखाया, मित्य व्ययी बनो। तभी राजीव भी बोल पड़ा, हाँ तो क्या गलत सिखाया माँ ने? नीतू सही तो कह रही माँ। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ माँ कि इस बार बिजली का बिल भी नहीं भरेंगे। पंखा बंद, लाइट बंद, आखिर सबको मिलकर बचत करनी चाहिए, अकेले माँ के करने से नहीं होगा। बेटे बहू की बात सुन मुंह बनाते हुए कौशल्या जी खाना छोड़ चली गईं। थोड़ी देर बाद सुबह का अखबार ना मिलने पर श्यामलाल जी गुस्से में कहते हैं, कौशल्या, लगता है आजकल की बहुएं अब तुम्हारे हिसाब से चलने लगी हैं। मेरा अखबार भी बंद करवा दिया। पति का गुस्सा देख कौशल्या जी सर पीट के रह जाती हैं। लो, ये एक और कांड कर दिया इस बहू ने। आज सुबह सुबह जाने बहू को कौन सा भूत सवार हो गया है। तभी थोड़ी देर बाद भगवंती काकी आती हैं। अरे कौशल्या, ये क्या हाल बना लिया है, और घर में इतना अंधेरा क्यों है? ऊपर से इतनी गर्मी में तुम बिना पंखे के बैठी हो। भाई, तुम्हारी तो कंजूसी की हद हो गई। चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है। ये पकड़ो तुम कपड़े। ये तुम्हारी बहू का फ़ोन आया था मेरे घर,
उसने मेरे पोते के कपड़े 1 घंटे के लिए मांगे हैं, अपने गुड्डू के लिए। सुना है उसे स्कूल में राजा बनना है, जिसके लिए नए कपड़े चाहिए। भाई, अगर मेरे पोते को राजा बनाया होता ना, तो मैं तो किसी का पहनाया हुआ कपड़ा कभी नहीं पहनाती। मैं तो खुशी खुशी नया कपड़ा खरीद देती। लेकिन तुम ठहरी बचत वाली, काम चला ही लोगी। कहते हुए भगवंती काकी कौशल्या जी को कपड़ा पकड़ाकर चली गई। कौशल्या जी को समझ में ही नहीं आया कि भगवंती काकी उनकी तारीफ कर रही थी या ताने दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही गुड्डू के भी कुछ दोस्त उसके लिए टिफ़िन लेकर आए। टिफ़िन भी गुड्डू के दोस्तों ने कौशल्या जी को ही पकड़ाया और कहा, कौशल्या काकी, गुड्डू का फ़ोन आया था, बेचारा बड़ा रो रहा था, उसे ज़ोर से भूख लगी थी। लेकिन उसने बताया कि उसके घर में नमक रोटी बनी है, इसलिए हमें उसके ऊपर बहुत तरस आया, तभी तो हम उसके लिए खाना लेकर आए हैं। ये खाना आप उसे दे देना। ऐसा खाना तो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा, क्योंकि उसके घर तो कुछ बनता ही नहीं है। कहते हुए सारे बच्चे हंसकर चले गए। बच्चों की हंसी कौशल्या जी को तीर की तरह लगी। उन्हें लगा कि बच्चे भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी भगवंती काकी फिर आ जाती हैं। अरे कौशल्या, ये मैं बच्चे की टोपी तो भूल ही गई देना। वैसे ये बच्चे क्या कह रहे थे? तुम्हारे घर आज नमक रोटी बनी है क्या? ये सही बात है कौशल्या। भगवती काकी की बात सुन कौशल्या जी उदास हो बोली, पता नहीं भगवती, आज बहू को क्या हुआ है। सुबह से ही बहू ने पैसे बचाने की ठानी है, जिसके चलते ही तो ये सब हो रहा है। कौशल्या जी की बात सुन भगवती काकी मुस्कुराते हुए व्यंग में बोली, अरे कौशल्या, इसमें इतना दुखी होने की कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बहू तो तुम्हारा आईना निकली। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारी बहू भी है। अब बहू भाई सास से तो थोड़ा बढ़ चढ़ कर ही रहेगी ना। कहते हुए भगवती काकी मुस्कुरा कर चली गई। भगवती काकी की बातें, उनका मुस्कुराना पहली बार कौशल्या जी को लगा। आज कौशल्या जी का दिन पूरी तरह से खराब गया। सुबह से ना ढंग का खाने को मिला, ना पेट भरा है। ऊपर से इतनी गर्मी में पंखा कूलर सब बंद। और तो और गांव में से उनके पोते की पसंद के खाने आ रहे हैं, वो भी तानों के साथ, कि ऐसा खाना उसने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा। स्कूल में पहनने के लिए नए कपड़े भी मांग कर आ रहे हैं, वो भी तानों के साथ। ये सारी बातें कौशल्या जी के दिल को लग गई थी। पूरी रात वो सो न सकी। बस यही सोचती रही कि क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती अपने पोते के लिए? कुछ खर्च नहीं कर सकती? पैसे क्या रिश्तों से बड़े हो गए हैं? क्या मेरा इकलौता पोता लोगों के घर से आया हुआ खाना खाएगा? क्या वो बच्चों के छोड़े हुए कपड़े पहनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है मैंने ही कुछ ज़्यादा कर दिया। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिससे न परिवार खुश रह सके, और गांव में, समाज में, मोहल्ले में जो बदनामी हो रही है वो अलग से। अगली सुबह तड़के ही कौशल्या जी नीतू से कहती हैं, बहू, बाजार चलोगी? गुड्डू के लिए राजा की पोशाक खरीदनी है। मेरा पोता किसी के छोड़े हुए कपड़े, किसी के दया के दिए हुए कपड़े नहीं पहनेगा, और ना ही किसी के घर से आया हुआ खाना खाएगा। बहू, चल मेरे साथ, अभी के अभी बाजार। गुड्डू के पसंद की सारी चीज़ खरीद के लाते हैं। ऐसे कंजूसी किस काम की, जिसके लिए बचा रही जब वही तरस रहा है। सास की बात सुन नीतू हैरानी से बोली, माँ जी, ये आप कह रही हैं? हाँ बहू, ये मैं कह रही। बहू, मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है। तुम्हें भी दीपावली की साड़ी चाहिए ना?
चलो, तुम भी अपने लिए साड़ी खरीदो, तुम्हें जो चाहिए सब खरीद लो। बहू, इतना तो समझ में आ गया मुझे, असली धन दौलत रुपए पैसे नहीं, इज्जत होती है। और जब समाज में मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी, जब मैं चारों तरफ से ऐसे ही बदनाम हो जाऊंगी, तो क्या फायदा ऐसे बचत करने का? जिसके लिए बचत कर रही, जब वही हर चीज के लिए तरस जाए, तो क्या फायदा ऐसी बचत का? बहू, कंजूसी बुरी नहीं है, लेकिन अपनों पर खर्च न करना, ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। ये आज मुझे समझ में आ गया। सास की बात सुन नीतू मुस्कुरा पड़ी कि अब उसकी दिवाली धूमधाम से मनेगी, बिना किसी रोक टोक के। मुस्कुराते हुए वो भी तुरंत सास के साथ निकल पड़ी बाजार।